हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश। और जैसा कि मैंने कल वादा किया था कि हम एमपीपीएससी की प्री की सीरीज लेकर आएंगे, तो मैं आज वो सीरीज लेकर आया हूँ। इसमें हम सबसे पहले पॉलिटी टॉप जो विषय है, पॉलिटी विषय ले रहे हैं, जो एमपीपीएससी की प्री के सिलेबस में 5 नंबर यूनिट में दिया है। ठीक है, जिसमें भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्थाओं को दिया है 5 नंबर यूनिट में। ठीक है, तो हम सबसे पहले भारत की संवैधानिक व्यवस्थाओं को अ, पढ़ेंगे। उसके बाद हम मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्थाएं को भी पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे करके जितना हो सकता काफी सिलेबस हम डिस्कस करेंगे, जो मैं कवर कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कंप्यूटर में नहीं पढ़ाऊंगा मैं, इतना मेरे इतनी अच्छी कंप्यूटर में पकड़ नहीं है, तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, बाकी जो भी मैं पढ़ा सकता हूँ वो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखें। तो मेरा नाम है नीलेश, और ये है भारत की राज्य व्यवस्था। ठीक है, तो ये है एमपीपीएससी के प्री के सिलेबस में 5 नंबर में दिया है। ठीक है, आप याद रखिए। और संविधान सभा को आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा ये ज्यादातर मैंने जो मटेरियल लिया है वो मटेरियल यूज किया है। हम मैंने ये एम लक्ष्मीकांत से भारत की राज्य व्यवस्था, ये छठा संस्करण है। इसके एक या दो संस्करण और आगे, तो आप लेटेस्ट संस्करण लीजिए अगर बुक ले रहे हैं तो। ठीक है, बुक लेना बहुत जरूरी है। अगर आप एमपीपीएससी की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो ये मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद आप बुक जरूर पढ़िए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इसको क्रक्स देने की भी। पीपीटी तो दूंगा ही दूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल पे जाके मैं क्रक्स शेयर कर दूंगा। ठीक है, इसका क्रक्स बनाऊंगा मैं तब शेयर करूंगा, लेकिन पीपीटी तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम संविधान सभा आज टॉपिक है, लेकिन हम पहले संविधान को पढ़ते क्यों है, संविधान बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, हम संविधान बनाए क्यों। ठीक है, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि संविधान की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, संविधान हर हर देश का संविधान होता है लगभग लगभग। जैसे यूएई का संविधान अलग है, पाकिस्तान का संविधान अलग है। ठीक है, यूएई में कानून अलग चलता है, यूएई में संविधान अलग चलता है, वहां की सरकारें अलग तरीके से चलती। ठीक है, ब्रिटेन में लगभग लगभग अलग चलती। कुछ चीजें काफी मिली जुली है, लेकिन अमेरिका में संविधान अलग है। ठीक है, जैसे इंडिया का संविधान है, तो हम इंडिया का संविधान क्यों बनाते हैं, तो संविधान बनाए क्यों, इसके ऊपर पहले सबसे पहले आप सोचिए। आप, आप स्कूल में पढ़े, मान लो आप स्कूल में पढ़ते थे, वहां पे अगर नियम ये नहीं होता कि स्कूल इतने बजे लगेगी, छुट्टी इतने बजे होगी, लंच इतने बजे होगा, पीरियड्स इतने टाइम के होंगे। ठीक है, उसमें कौन कौन से नियम फैकल्टी पढ़ाएंगे, ये अगर आपका डिस्कस आपका डिस्क्राइब नहीं होता। ठीक है, विस्तृत जानकारी अगर साझा नहीं होती और बच्चों को नहीं पता होता, तो स्कूल चलता कैसे, क्योंकि नियम है तभी तो आपका स्कूल चल रहा है। ठीक है, तो वैसे ही देश को चलाने के लिए भी संयमित तरीके से, सुसज्जित तरीके से, सुशासन के साथ चलाने के लिए हमको, और सही तरीके से चलाने के लिए हमको संविधान की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब इस बात को ध्यान रखिए। संविधान को, अगर संविधान नहीं होता तो बहुत सारी चीजें सही नहीं चलती, और संविधान के बिना देश चल ही नहीं सकता। ठीक है, आप ये बात याद रखिए, कुछ न कुछ तो नियम होंगे जिसके चलते। जैसे तालिबान, तालिबान अपना शरीयत मानता है, उसका उसके लिए वो संविधान है। ठीक है, तो सबके अपने अपने संविधान है। ठीक है, तो संविधान है क्या, संविधान जो है हमारे नियमों की किताब है। ठीक है, इसमें नियम लिखे हैं। हमारे जो 3 पिलर्स है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ठीक है, उनके क्या दायित्व है, उनकी क्या बॉर्डर्स है, वो कैसे काम करेंगी, क्या कर सकती क्या नहीं कर सकती है। सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट का अलग काम है, जुडिशरी का अलग काम है। ठीक है, जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट मतलब एक ही है। जुडिशरी का पार्ट सुप्रीम कोर्ट है, मतलब जुडिशरी का अलग काम है। ठीक है, अब जुडिशरी का अलग काम है, एग्जीक्यूटिव का अलग काम है। ठीक है, और लेजिस्लेचर का अलग काम है। लेजिस्लेचर कानून बनाएगी, उस कानून के हिसाब से एग्जीक्यूटिव चलेगा। ठीक है, लेकिन लेजिस्लेचर कानून सही बनाए कि नहीं बनाए, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस जो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू, जुडिशरी सुप्रीमेसी अपने यहाँ बोलते हैं। ठीक है, वो अपन आगे देखेंगे।
तो जुडिशियल सुप्रीमेसी है, सोवरेन है, लेकिन जुडिशियल सुप्रीमेसी इसलिए क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर से हटके कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, कोई भी संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता बेसिक स्ट्रक्चर को इफेक्ट किए। इफेक्ट अगर करता है तो वो नहीं किया जा सकता, अगर करेगी तो भी सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड कर देगी उसको। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद भारती केस से आया है। ठीक है, उसके ऊपर केसेस के ऊपर भी हम आगे बात करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर पॉलिटी क्या है? पॉलिटी है नियमों को लागू करने का तरीका। ठीक है, हमने नियम बना दिए, लेकिन ये नियम लागू कैसे होंगे? इसको नियम लागू करने का तरीका है हमारी पॉलिटी, उसके बाद हमारी सरकार आती है। तो हम संविधान के बारे में कुछ है, हमने लिखा है, पैराग्राफ है, सर्वोच्च कानून है। संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है। ठीक है, जिसमें एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें सरकारी शक्तियों, कर्तव्यों और नागरिकों का अधिकार का वर्णन होता है। ठीक है, जैसे फंडामेंटल राइट्स है, क्या अधिकार है आपके, उसका वर्णन है। सरकार के कर्तव्य क्या है, नागरिकों का कर्तव्य क्या है, अभी तो वो भी ड्यूटीज भी ऐड कर दी 51A में। ठीक है, सरकार की शक्तियों के ऊपर भी लगाम लगाती है, सरकारी शक्तियां क्या है और उसके ऊपर लगाम भी लगाती है, लगाम भी लगाता है संविधान। ठीक है, राज्य व्यवस्था, संविधान सिद्धांतों को वास्तविकता में लागू करने, संविधान के सिद्धांतों को वास्तविक लागू करने और देश की शासन प्रणाली को चलाने का तरीका ही राज्य व्यवस्था है। ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट दिया है। अगर संविधान नियमों और सिद्धांतों की किताब है तो पॉलिटी उन नियमों को लागू करने और चलाने की प्रक्रिया है। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा संविधान और पॉलिटी में डिफरेंस। ठीक है, कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस एक प्रैक्टिकल है और थ्योरेटिकल है। ठीक है, सैलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके सैलेंट फीचर्स क्या है, प्रमुख विशेषताएं क्या है? ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, रिटन मतलब एक बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, एक बुक में लिखा हुआ है संविधान, तो क्या बाकी लोगों के नहीं होते क्या? हाँ, बाकी लोगों के भी होते हैं। जैसे ब्रिटेन में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, इसका मतलब वहां रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं क्या? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन है। अनरिटन इसलिए कि उनके अलग अलग एक्ट है, अलग अलग पार्ट है। ठीक है, अलग अलग कानून है, अलग अलग से उनको क्या बोल, अधिनियम है, अलग अलग एक्ट है। ठीक है, उन सबको अलग अलग प्रावधानों को मिला के उनका कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, उनका सरकार चलती है। ठीक है, तो उनका रिटर्न है, मतलब रिटर्न तो है लेकिन एक जगह लिखा हुआ नहीं है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है जो इंडियन पार्लियामेंट के पास नहीं है कि ये चाहे तो पूरे कानून को, पूरे संविधान को उसके बदल सकती। ठीक है, रिटर्न नहीं है मतलब उनके पूरे कानूनों को बदला जा सकता है। ठीक है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में लिखा हुआ है बेसिक बदला जा सकता है, लेकिन इस बेसिक स्ट्रक्चर को इफेक्ट किए बिना। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, इसमें दो एग्जांपल है हमारे पास। ठीक है, ठीक है, तो रिजिड कठोरता और लचीलापन, ये रिजिड है अमेरिका का संविधान। ठीक है, जहां पे संविधान में कुछ भी चेंज नहीं किया जा सकता हो। ठीक है, वहां आसान नहीं चेंज करना। और फ्लेक्सिबिलिटी मैंने अभी बोला ब्रिटेन का, जहां पे पूरा संविधान बदला जा सकता है। जो संविधान लिखा हुआ ही नहीं है उसको पूरा, अगर पार्लियामेंट चाहे तो पूरा संविधान बदल सकती है। ठीक है, लेकिन इंडिया का मिश्रण है। ठीक है, इंडिया के संविधान को बदला जा सकता है, संविधान में अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को इफेक्ट किए बिना। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? जो संविधान बनाते टाइम निर्माताओं ने सोचा था कि ये होना ही चाहिए, तो उस चीज को तो ये चीज कौन डिसाइड करेगा? ये चीज डिसाइड करती है सुप्रीम कोर्ट, जिसके बाद जुडिशियल रिव्यू का पावर है। जुडिशियल रिव्यू के थ्रू सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है। तो कोई अमेंडमेंट हो गया, ठीक है, सरकार करना चाहे तो हाँ कर सकती है, सरकार करना चाहे तो कोई भी अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट
उसको जुडिशियल रिव्यू के तहत उसको कंपेयर करेगी, उसको नापेगी, तोलेगी, ठीक है, कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को तो कहीं इफेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। जो जजों के अपॉइंटमेंट को लेकर जो संशोधन आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसको नल एंड वॉइड कर दिया, ये बोल के कि बेसिक स्ट्रक्चर को इफेक्ट कर रहा। तो ऐसे कई कानूनों को जो अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन है, उनको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड किए हैं और कर सकती है अगर बेसिक स्ट्रक्चर को इफेक्ट। तो बेसिक स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड होगा? वो सुप्रीम कोर्ट हर बार जब भी कोई नया कानून आएगा, नया संविधान संशोधन आएगा, उसको जुडिशियल रिव्यू के थ्रू देखेगी और डिसाइड करेगी कि क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर को इफेक्ट कर रहा या नहीं कर रहा। नहीं कर रहा तो ठीक है, अगर कर रहा है तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, ठीक है। आप इस बात को ध्यान रखें। फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, ठीक है, एकात्मक की तरफ झुकाव वाला संघीय प्रणाली, ठीक है। इसमें फेडरल स्ट्रक्चर तो है, ठीक है, राज्यों के पास पावर है और सेंटर के पास भी पावर है, ठीक है। लेकिन सेंटर चाहे तो राज्य के ऊपर कंट्रोल रख सकती है, राज्य के ऊपर कंट्रोल रखती है, सेंटर ऊपर है, ठीक है, जिसको बोला जाता है अनरिस्ट्रिक्टिव सेंटर एंड रिस्ट्रिक्टिव स्टेट। मतलब स्टेटों को तोड़ा जा सकता है, स्टेटों को बाउंड्री चेंज की जा सकती है, स्टेटों की, दो स्टेट को मिला के एक स्टेट बनाया जा सकता है, एक स्टेट को, लेकिन फेडरल उसमें चेंज नहीं किया जा सकता। जो आपका यूनिटरी सेंटर में कोई चेंजेस नहीं, जब तक सेंटर नहीं चाहेगा तब तक सेंटर में कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता। सेंट्रल पार्लियामेंट जब तक चाहेगी, जब तक नहीं चाहेगी तब तक नहीं होगा। लेजिस्लेचर जब तक नहीं चाहेगी तब तक नहीं होगा, ठीक है, इस बात को याद रखें। लेकिन अमेरिका में अलग है। अमेरिका में वहां पे फेडरल स्ट्रक्चर है, यूनिटरी नहीं है। अगर वहां पे स्टेट चाह ले तो स्टेट अलग हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। जैसे नागरिकता वहां पे दो होती, स्टेट की होती और सेंटर की होती, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ सिर्फ सेंटर की नागरिकता होती, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कई बार, कौन सा फेडरल सिस्टम है और कौन सा यूनिटरी है, ठीक है। तो जैसे नागरिकता है और जैसे शेड्यूल 7 में दिया है आपके जो विषय दिए हैं, वो आपका फेडरल स्ट्रक्चर का वो है, उदाहरण है, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, संसदीय प्रणाली है। जैसे अपनी यह संसदीय प्रणाली, ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली, हमने ब्रिटेन से ही ये संसदीय प्रणाली ली है। और अमेरिका में राष्ट्रपति, ठीक है, प्रेसिडेंट शासन प्रणाली, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, ये मैंने आपको पहले बताया कि पार्लियामेंट सोवरेन तो है, संप्रभु है, वो किसी भी संविधान के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या? सुप्रीम कोर्ट डिसाइड, जुडिशियल सुप्रीमेसी है, ठीक है। जुडिशियल उसको रिव्यू करेगी, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू के तहत किसी भी कानून को जुडिशरी रिव्यू कर सकती है, ठीक है, इस बात को याद रखिए। किसी भी कानून को, किसी भी विधेयक को, किसी भी संवैधानिक संशोधन को सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकती है, जिसको जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। संविधान की आवश्यकता क्यों है? ठीक है, नियम और व्यवस्था के लिए, जो मैंने पहले बताया, सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण, ठीक है, नागरिकों के अधिकार की सुरक्षा, ठीक है, न्याय और समानता, ठीक है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ठीक है। इसमें आप बोलोगे आर्थिक न्याय तो सबके पास तो सेम आर्थिक व्यवस्था नहीं है, सबके अलग अलग। अब लेकिन आर्थिक न्याय का मतलब ये नहीं है कि सबके पास धन बराबर हो, ठीक है। ये सरकार कोशिश करती है कि सबको इक्वल जो आर्थिक है वो इक्वलिटी आए, ठीक है, जिसको इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन तो फिर आर्थिक न्याय तो नहीं है, तो फिर क्या, कैसे? आर्थिक न्याय मतलब आप बिजनेस करना चाहो बिजनेस कर सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर रोक नहीं है, आप आर्थिक रूप से कुछ भी जो भी करना चाहे वो कर सकते हो, ठीक है। और सरकार भी कोशिश करती है कि आर्थिक न्याय सबको मिले। सामाजिक न्याय भी है, डिसाइड किया है हमारे संविधान ने, सामाजिक न्याय सबको मिले।
किसी को भी जाति, लिंग, भेद के आधार पे भेदभाव ना हो। ठीक है, राजनीतिक न्याय, सभी को वोट का अधिकार है। 18 साल से ऊपर वयस्क मताधिकार है। जो भी 18 साल से ऊपर है, जो इंडियन नागरिक है, भारतीय नागरिक है, उसको वोट देने का अधिकार है, उससे कोई छीन नहीं सकता। और आपके वोट की वैल्यू भी वही है जो कोई अमीर की वैल्यू है, कोई नेता की है, प्रधानमंत्री की, किसी की भी, राष्ट्रपति की जो वैल्यू है वही वैल्यू है। राष्ट्रपति का वोट भी एक काउंट होता होगा, आपका भी एक ही काउंट होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें, इसलिए ये न्याय है। ठीक है, राजनीतिक न्याय। राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी होता है संविधान। राष्ट्रीय एकता बनेगी नहीं, संविधान सब स्टेट अपने अपना बनाने लगेंगे तो राष्ट्रीय एकता कहां से रहेगी? पहचान का प्रतीक। ठीक है, राष्ट्र संविधान एक राष्ट्र की पहचान और उसके लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक है। ठीक है, स्थिरता और विकास। एक मजबूत संविधान में राजनीतिक स्थिरता लाता है, जो आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, स्थिर बहुत जरूरी है, किसी भी देश में स्थिरता बहुत जरूरी है। जब अफ्रीका के देश के बारे में हम बात सुनते हैं, वहां स्थिरता नहीं है, वहां संविधान नहीं बन पाए सही से, या सही से लागू नहीं हो पाए, जनता ने सही से लागू नहीं किए, या विद्रोही गुट ऐसे बन गए जो लागू नहीं हो पाए। इस वजह से वहां पे स्थिरता नहीं है। तो सबसे ज्यादा गरीबी उन्हीं देशों में है जहां पे युद्ध चल रहे हैं। ठीक है, संविधान सभा गठन की पृष्ठभूमि। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, उसके पीछे के हम लॉजिक, पीछे की जो हिस्ट्री है, पृष्ठभूमि है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, 1934 में जो स्वराज पार्टी के वामपंथी नेता थे, कम्युनिस्ट लीडर थे, उन्होंने 1934 में संविधान सभा की सबसे पहले औपचारिक रूप से डिमांड की थी। ठीक है, फिर इसी को 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बॉम्बे अधिवेशन में इसकी डिमांड की कि संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बने जो भारतीयों से हो। ठीक है, इसी बात को जवाहरलाल 1938 में नेहरू जी ने उस डिमांड को रखा। ठीक है, और नेहरू जी की डिमांड को 1940 में सैद्धांतिक रूप से मान लिया गया। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से। लेकिन बोला कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसको लागू करेंगे। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1942 में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स मिशन आया। ठीक है, लेकिन क्रिप्स मिशन फेल हो गया। इसलिए फेल हुआ क्योंकि जो मुस्लिम लीग है वो अपने अलग से देश की डिमांड कर रही थी, पाकिस्तान की। ठीक है, और स्टेफोर्ड क्रिप्स मिशन ने इस बात को अस्वीकार कर दिया था, डिनाई कर दिया था। ठीक है, उसके बाद आता है 1946 जो कैबिनेट मिशन आता है, और कैबिनेट मिशन के तहत ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनती है। इसमें भी पाकिस्तान की डिमांड को तो अस्वीकार कर दिया था, लेकिन फिर भी काफी हद तक मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच कंसेंसस बना दिए थे, और काफी हद तक उनको एक संतुष्ट कर दिया था। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा गठन की पृष्ठभूमि है वही है। ठीक है, आप इसको पढ़ लेना, हम आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन, इसके ऊपर कभी ये क्वेश्चन आया था एमपीएससी प्री में कि कैबिनेट मिशन नहीं, सॉरी, संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत हुआ। ठीक है, उसमें कैबिनेट मिशन था, अगस्त प्रस्ताव था, और 2-3 ऑप्शन थे। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसी पर टाइप के अगस्त प्रस्ताव 1946 में आया था। क्लेमन जो प्रधानमंत्री थे, क्लेमन इटली के द्वारा भेजा गया था। ठीक है, इस मिशन का उद्देश्य था राजनीतिक स्थिरता पर विचार करना और भारत को स्वतंत्रता देने के लिए योजना तैयार करना, क्योंकि कम्युनल राइट्स बहुत ज्यादा हो रहे थे 1946 में। इस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इस बात को लेकर चिंतित थी। ठीक है, भारत को आजाद करना है और कम्युनल राइट्स को स्थिर करना है। ठीक है, तो इस मिशन में 3 सदस्य थे, और इन्होंने काफी हद तक मुस्लिम लीग और आईएनसी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को संतुष्ट कर भी दिया था। ठीक है, उसके बाद कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन आई और फिर बाद में डिवीजन हुआ। ठीक है, पेंथिक लॉरेंस इनके सदस्य थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स जो 1942 के क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष भी थे। एवी अलेक्जेंडर थे। 3 सदस्य थे, एक बार पढ़ लेना।
शायद कभी पूछ भी सकते हैं या नहीं भी पूछे। ठीक है, मिशन के मुख्य प्रस्ताव थे संविधान सभा का गठन करना, जो गठन हुआ भी। ठीक है, अखिल भारतीय संघ बनाना। ठीक है, ये नहीं हो पाया, ये फेल हो गया। अखिल भारतीय संघ बना तो सही, लेकिन विभाजन के बाद। ठीक है, तत्काल अंतरिम सरकार, सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के साथ तत्काल अंतरिम सरकार का गठन करना था, जो किया गया था। ठीक है, पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था, ये मैंने बताया, पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार किया था। और मुस्लिम लीग भी मान गया था, लेकिन कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी रही जो बाद में जाकर डिवीजन हुआ। ठीक है, यहाँ मुस्लिम लीग का मान के बदल जाना, ये भी कुछ उनकी रणनीति रही होगी, जो भी। संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा ने ये मोहर को अपनाया था। ठीक है, सिंबल को अपनाया था, जिसमें अनडिवाइडेड इंडिया है। ठीक है, और हाथी का निशान है। ठीक है, ये आप पूछ भी सकते हैं कि संविधान सभा की मोहर के ऊपर किसका निशान है। ठीक है, भारतीय संविधान सभा का संविधान तैयार करने वाली ऐतिहासिक संस्था थी। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। 6 दिसंबर 1946 को पहली बैठक तय हुई थी, लेकिन इसमें मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया था, इस वजह से वो बैठक नहीं हो पाई। ठीक है, संविधान सभा के लिए चुनाव जो जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे, जिसमें राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और छोटे समूह और स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली थी। ठीक है, ये चुनाव कहां से हुए थे? प्रोविंशियल असेंबली से हुए थे। ठीक है, जो आज की जैसे विधानसभा है वैसे ही प्रोविंशियल असेंबली थी, वहां से इनडायरेक्टली इलेक्शन हुआ संविधान सभा के सदस्यों का, तो जिसमें मिले थे 208 कांग्रेस को, मुस्लिम लीग को 73 और छोटे समूह को 15। ठीक है, विभाजन के बाद भारत में 299 सदस्य रह गए थे। ठीक है, महिला सदस्य 15 थी, जिसमें सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू और राजकुमारी अमृत, ये 3 नाम जो मेन थे, जो मैंने लिए। और इसी में से एक क्वेश्चन भी आ चुका, कहीं ना कहीं तो आया था, मेरे को याद नहीं है, या तो एमपीपीएससी प्री में आया है या फिर यूपीएससी में, ये में कहीं ना कहीं आया है इसका क्वेश्चन, तो आप ध्यान रखिए। संविधान सभा का गठन, ठीक है, वही देख रहा हूँ। कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने लोग थे? ठीक है, हमने इसमें देखा कितने लोग थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, 208 प्लस 15 और 73। ठीक है, ये थे कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 296 प्रोविंसेस से इलेक्टेड हो गए आए थे। ठीक है, और प्रोविंशियल स्टेट से नॉमिनेटेड। प्रोविंशियल स्टेट से नॉमिनेटेड क्यों? कि वहां तो राजा थे, राजा ने अपने से नॉमिनेट करके भेज दिए, तो वो नॉमिनेटेड थे, क्योंकि वहां तो इलेक्शन थी नहीं, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर भी नहीं था, लेजिस्लेटिव भी नहीं थी, जो विधानसभा क्योंकि थी नहीं, जहां राजा थे वहां विधानसभा क्या करेगी, कैसे बनेगी। ठीक है, तो उसमें से 296 में से जो 11 जो गवर्नमेंट प्रोविंसेस थे, ठीक है, उनसे आई थी, और 4 जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे, ठीक है, मुख्य आयुक्त के जो प्रोविंसेस थे, जो 4 थे, उनमें से सब में से एक एक चुन के आए थे। ठीक है, संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित, जो यही प्रूव करते थे, ये इलेक्टेड थे, ये नॉमिनेटेड थे, ये नामांकित थे, ये चुने हुए थे। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, संविधान हाल में, जो पुराने संसद का केंद्रीय कक्ष था, जिसकी अध्यक्षता सत्यानंद सिन्हा इन्होंने क्यों की? क्योंकि ये जो सबसे सीनियर सदस्य थे, इसीलिए इनको अध्यक्षता दी गई थी। ठीक है, अस्थायी रूप से। फिर द्वितीय बैठक हुई, जिसमें 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से सदस्य निर्वाचित किया गया। तृतीय बैठक, ठीक है, 13 दिसंबर को, जो ऐतिहासिक रूप से जो माना जाता है, जो ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव के लिए जाना जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया नेहरू जी के द्वारा, और उसी उद्देश्य प्रस्ताव के बिहाफ पे, उसी उद्देश्य प्रस्ताव की दर्शन
और उसी उद्देश्य प्रस्ताव को फिलोसफी के को लेके संविधान जो बना है वो इसी फिलोसफी के ऊपर बना है। ठीक है, ये दर्शन ढांचे की झलक थी, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिए गए। ठीक है, और यही बाद में प्रस्तावना का आधार बना। ठीक है, संवैधानिक सलाहकार BN राव जी थे। ठीक है, आप सब लोग जानते हैं BN राव जी थे, नहीं जानते तो आप जान लीजिए। जो संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के, संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष नियुक्त किए थे, डॉक्टर H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी। ठीक है, जब संविधान सभा के 2 कार्य हो रहे थे, जब देश आजाद हो गया, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, स्वतंत्रता भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया, उसके बाद देश आजाद हो गया। तो उसके बाद उसके 2 कार्य हो गए, एक तो लेजिस्लेचर का, विधायिका का भी काम हो गया, और साथ ही साथ जो संविधान बनाने का कार्य था वो तो संविधान सभा कर ही रही थी। ठीक है, तो इसमें 2 आपके अध्यक्ष थे। जब संविधान निर्माण से रिलेटेड कार्य करते थे संविधान सभा का, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता होती थी, और जो विधायिका के लिए मिलती थी, लेजिस्लेचर की तरह मिलती थी, तो जीवी मावलनकर अध्यक्षता करते थे। और यही आजाद भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष है, जो लोअर हाउस के। ठीक है, 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आया, जिसमें भारत और पाकिस्तान को विभाजित करके 15 अगस्त 1947 को जो सत्ता, ठीक है, सत्ता का ट्रांसफर, हस्तांतरण करना था। ठीक है, माउंटबेटन प्लान के तहत ही। ठीक है, इसको जो माउंटबेटन प्लान तो एक प्लान ही था, जो कंसेंसस थे दोनों मुस्लिम लीग और INC के बीच और माउंटबेटन के बीच। ठीक है, लेकिन जो उसको जिसको कानूनी रूप से कानूनी रूप से जो बनाना था, कानूनी रूप से लागू करना था, ठीक है, कानूनी रूप से जमीन पे लेकर आना था, तो वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा लाया गया। ठीक है, इसको कानूनी जामा पहनाया गया। ठीक है, और भारत को स्वतंत्रता दी गई। ठीक है, यह अधिनियम 18 जुलाई 1947 का आया था। ठीक है, और उसी के तहत 15 अगस्त 1947 को आजादी हमको मिली। ठीक है, उसका आने के बाद संविधान सभा संप्रभु हो गई, स्वतंत्र हो गई। तो उसमें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत कहा गया था कि पाकिस्तान और भारतीय संविधान सभा अपने हिसाब से अपने लिए कानून बना सकती है, जो भी चाहेगी वो कानून बना सकती है, वो कानून बनेगा जो बाहरी बिना हस्तक्षेप के बनाया जाएगा। ठीक है, ये जो समितियां बनी थी संविधान बनाने के लिए संविधान सभा के द्वारा, उसमें मेन इंपोर्टेंट संविधान सब 1 2 3 4 5 6 और ये 6 है। ठीक है, ये मेन है, और ये आप पढ़ लेना, लेकिन जरूरी नहीं। प्रारूप समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 3 स्टार मार्क कर लो। ठीक है, इसको 5 स्टार भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। संघ शक्ति समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। संघ संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रांतीय संविधान समिति के नियम और प्रक्रिया समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, प्रारूप समिति के सदस्य थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, N माधवराव थे जो बाद में आए थे। BL मित्तर का स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने के बाद आए थे। ठीक है, TT कृष्णमाचारी बाद में आए थे। DP खेतान की मृत्यु हो गई थी बीच में, तो 1948 में इन्होंने उनकी जगह ली थी। ठीक है, ये सदस्य बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सारे सदस्य याद रखें, रट लें। ठीक है, फिर संविधान सभा का प्रभाव में आना, इफेक्ट में आना कैसा आया। ठीक है, संविधान सभा की फर्स्ट रीडिंग में ये हुआ था कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो संविधान तैयार किया, जो संविधान का प्रारूप तैयार किया, उस प्रारूप को पढ़ा गया था। मतलब संविधान को पहली बार पढ़ा गया था
संविधान सभा में। ये 5 दिन की थी, ठीक है, 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चली और उसमें प्रारूप पड़ा गया। जो सेकंड सिटिंग थी वो लगभग 1 साल की थी, 15 नवंबर 1948 से 17 नवंबर 1949, ठीक है, लगभग 1 साल की। और इसमें खंडवार विचार किया गया, इसमें बहुत सारे संशोधन आए गए, जिनको बहुत सारे संशोधनों को स्वीकार किया गया, बहुत सारे संशोधनों को डिनाई भी किया गया, ठीक है। और थर्ड रीडिंग जो अप्रूवल के लिए जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ट नाम से प्रस्ताव पेश किया, ठीक है, और जिसको 26 नवंबर 1949 को पारित कर घोषित कर दिया गया, ठीक है। तो ये नाम भी आप एक बार पढ़ लें, ठीक है, कभी नाम पूछ सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लास्ट सिटिंग में किस नाम से प्रस्ताव पेश किया था, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को जो संविधान आया प्रभाव में, उसमें एक प्रस्तावना थी, 365 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। जो आज हो ये 1949 है, ठीक है, ये मिस्टेक है, आप सुधार लेना। 26 नवंबर 1949 को कुछ जैसे नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद, ठीक है, हेडोक पार्लियामेंट्री, अस्थायी परिवर्तनशील नियमों तथा छोटे शीर्षक से जुड़े कुछ प्रावधान उसी दिन लागू हो गए थे। जैसे अनुच्छेद दिए इसमें 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 380, 388, 391, 392, 393 उसी दिन लागू हो गए थे। शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। अब इसके बारे में सोचिए कि जब संविधान के ऊपर यही डेट अंकित है, ठीक है, और संविधान इस दिन बन गया था, सबके हस्ताक्षर हो गए थे, तो संविधान लागू इस दिन क्यों किया गया, ठीक है, भारत गणराज्य इसी दिन क्यों मनाया गया, तो इसके पीछे हिस्ट्री है, ठीक है। जब आए इंडियन नेशनल कांग्रेस ब्रिटिश गवर्नमेंट से डोमिनियन स्टेटस मांग रही थी, तो वो नहीं दिया गया, ठीक है। तो एक डेडलाइन दी गई थी आईएनसी के द्वारा कि आप इस दिन मतलब 26 जनवरी 1930 तक आप अगर डोमिनियन स्टेटस देना तो दे दीजिए, उसके बाद पूर्ण स्वराज मांगेंगे आप, ठीक है। तो उसी उपलक्ष्य में 30 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, ठीक है। तो इसी हिस्ट्री को याद रखने के लिए, एक हिस्टोरिकल थिंग को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया, ठीक है, इस डेट के लिए, ठीक है। अब ये बात याद रखिए। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के अलावा और काम कानून को लागू करने के अलावा संविधान सभा ने कुछ और कार्य भी किए, ठीक है। जैसे मई 1949 में राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम्स में सदस्यता का जो अप्रूवल है सत्यापन किया, ठीक है। 22 जुलाई 1947 को, ये आजाद होने से पहले, ठीक है, राष्ट्रध्वज को अपनाया, ठीक है। आजाद होने के बाद राष्ट्रध्वज की जरूरत होती तो राष्ट्रध्वज को अपनाया गया पहले, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को 3 कार्य किए, ठीक है। राष्ट्रगान को उस दिन अपनाया, ठीक है, राष्ट्रगीत को भी उसी दिन अपनाया गया, ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को उस दिन पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना, ठीक है। ये फैक्ट है, याद रखना, अब याद करना, याद रह जाएंगे, 1-2 बार आप देखेंगे तो याद हो जाएंगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। इसमें लेवल संविधान बनाने में 3 साल लगे, ठीक है, जिसमें 11 बैठकें हुई और ये 60 देशों का संविधान का अवलोकन किया गया, संविधान को देखा गया, उसके बाद उनके ऊपर विचार किया गया और उससे संविधान बनाया गया, ठीक है। जो भी अच्छी चीज है संविधान में, दूसरे संविधानों से जो भी अच्छी चीज ले सकते हैं उन संविधानों से अच्छी चीजें लेके बनाया, इसलिए हमारा संविधान इतना बड़ा है। दूसरा जियोग्राफी भी हमारी मैटर करती, ठीक है, इसी वजह से उतना बड़ा संविधान। 64 लाख रुपए का उस टाइम खर्चा आया था, उस टाइम का 64 लाख रुपए, अभी इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर दोगे तो हो जाएगा, ठीक है।
24 जनवरी 1950 को लास्ट अंतिम बैठक हुई, ठीक है, जो अंतिम बैठक में ये निर्णय लिए गए थे, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 के बाद, 26 जनवरी 1950 के बाद जो संविधान सभा है वो संसद, अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती रही जब तक 1951-52 के चुनाव नहीं हुए, चुनी हुई सरकार नहीं आई तब तक, ठीक है। नई संसद जब तक चुनी हुई नई संसद नहीं आई तब तक के लिए, ठीक है। उसके बाद ये कुछ जो पॉइंट्स है जो मैंने ये तो पहले ही बता दिया कि मोहर का ऊपर ये मोहर है संविधान सभा की, ठीक है। मूल संस्करण का सौंदर्यकरण शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था, नंदलाल बोस इसमें थे, प्योर राम मनोहर सिन्हा थे, ठीक है। मूल प्रस्तावों को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हस्तलिखित एवं व्यूहर राम मनोहर सिन्हा द्वारा ज्यामिति सौंदर्यकरण अलंकृत किया गया था, ठीक है। HVR एंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था, ठीक है। ये फैक्चुअल कुछ चीजें हैं। संविधान सभा का हिंदी पार्ट, संविधान का हिंदी पार्ट, संविधान सभा जब बनी थी या संविधान बना तो उसका हिंदी में नहीं था, इंग्लिश में ही थी, संविधान इंग्लिश में ही था। तो बाद में ये रियलाइज किया कि हिंदी में भी होना चाहिए, तो ये 58वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाके संविधान संसद अधिनियम 1987 में लाके इसमें भाग 22 एक नया भाग जोड़ा गया, ठीक है, नया भाग लाया गया। और इसमें अनुच्छेद 394, मतलब नए भाग नहीं, नए भाग तो इससे था ही, लेकिन इस भाग में अनुच्छेद 394A जोड़ा गया, ठीक है, हिंदी पार्ट के लिए। तो इसमें क्या क्या लिखा गया है वो सब है कि संविधान सभा के अनुवाद इसी प्रकार संशोधन, सारे संशोधनों की किया जाएगा केंद्रीय अधिनियम के द्वारा, हिंदी को स्वीकार किए गए भाषाई रूप में शब्दावली को ही अपनाया जाएगा, ठीक है, जो भी केंद्रीय अधिनियम द्वारा किया लाया जाएगा, ठीक है। संविधान की सभी संशोधनों को प्रकाशन से पहले सम्मिलित किए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि संविधान के बाद, जो संविधान बनने के बाद 1950 के बाद, ठीक है, बहुत से संशोधन हो गए थे, उन संशोधनों को भी हिंदी में कन्वर्ट करना, हिंदी में ट्रांसलेट करके शामिल करना था, ठीक है। और सभी संविधान के प्रत्येक संशोधन का जो अंग्रेजी में है उनका हिंदी में अनुवाद किया जाएगा, वही बात है। हिंदी पाठ का वही अर्थ लगाया जाएगा अंग्रेजी के मूल पाठ में। यदि अर्थ में कोई सुविधा उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति इसका उपयुक्त परीक्षण कराएंगे, ठीक है, ये लिखा गया, क्योंकि भाषाएं जब चेंज होती है तो उसमें जो उसका अर्थ लगाना है, जो उसका मीनिंग है वो कई बार चेंज हो जाती है, ठीक है। संविधान के प्रत्येक संशोधन का जो अंग्रेजी में है हिंदी में अनुवाद किया जाएगा, इसे हिंदी का प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा, ठीक है, उसको पाठ माना जाएगा। अब हम पीवाई को देख लेते हैं। इतना पढ़ाई की तो पीवाई के बन रहे कि नहीं बन रहे आप भी देखिए, ठीक है। ये इंग्लिश में ही है, मैं कोशिश करूंगा इसको हिंदी में कन्वर्ट कर दूं जब पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा तो। Who gave the idea of Constituent Assembly firstly for the formation of Constitution for India? जो हमने पहले अभी देखा, ठीक है, अभी हमने देखा कौन थे, एम.एन. राय जी ने डिमांड की थी। एम.एन. राय जी किस पार्टी से थे? और स्वराज पार्टी से थे, ठीक है। ये मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर, ठीक है, नॉमिनेटेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, एकदम बोगस है। नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल, एकदम बोगस है। इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस प्रोविंसेस, ठीक है, ये सही है। अब मैंने पहले भी बताया आपको, आपने देखा भी, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग से बिल्कुल नहीं। With reference to Indian history, the member of the Constituent Assembly from the previous were, ठीक है, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द प्रोविंसेस, बिल्कुल नहीं, मैंने बोला इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। नॉमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, नहीं, ये भी हमने ऊपर भी देखा। और नॉमिनेटेड इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा नहीं थे। इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है, इनके द्वारा इलेक्टेड थे। और जो प्रांत थे, ठीक है, प्रांत नहीं, जो राजवाड़ा थे, जो राजाओं के स्टेट थे, ठीक है,
प्रोविंसेस थे, ठीक है, प्रिंसली स्टेट थे, प्रोविंसेस, सॉरी प्रोविंसेस नहीं, प्रिंसली स्टेट, ठीक है, प्रिंसली स्टेट थे, वहां से नॉमिनेटेड थे मेंबर, सिलेक्टेड बाय गवर्नमेंट फॉर देयर एक्सपर्टाइज इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, नहीं, ये था, सी आंसर है इसका सही। थैंक यू। तो हम कल प्रस्तावना को देखेंगे और टाइम बचा तो और इस प्रस्तावना को देखने से पहले प्रस्तावना देखेंगे, साथ ही साथ जो पार्ट्स है और जो इसके पार्ट्स है और शेड्यूल्स है उनको हम देखेंगे, ताकि शेड्यूल से क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, कौन से शेड्यूल में क्या है, शेड्यूल 1 में क्या है, शेड्यूल 2 में क्या है, शेड्यूल 3 में क्या है, उससे रिलेटेड आर्टिकल्स कौन से हैं, तो वो हम कल देखेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, कल और मिलते हैं।